Hello learners. In the last video we discussed about 10 principles of management. 10 principle already हो चुका है. This is the 11th one which is principle of equity. अब यहाँ पे इक्विटी का मतलब समझते हैं. इक्विटी का मतलब होता है फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट. सबसे ज़्यादा ये चीज़ें क्लास में होती है, क्लासरूम में. आपको हमेशा लगता है कि टीचर्स कोई ना कोई स्टूडेंट के लिए बायस्ड है, या कई बार आपके फ्रेंड्स किसी अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में किसी और के लिए बायस्ड होते हैं. सो इक्विटी का मतलब होता है जहाँ पे सब चीज़ें इक्वल हो. अब जब वर्क प्लेस की बात आती है तो यहाँ पे इक्वल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि वहाँ पे सब कुछ हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट किया जाए. ओके. अब इससे क्या होता है, सिंपली अगर क्लास में भी अगर फेयर ट्रीटमेंट है, जस्ट ट्रीटमेंट है, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो. सिमिलरली एट एनी वर्क प्लेस अगर वहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट है तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे और मोटिवेटेड होंगे. इस चीज़ में एक टॉपिक, दो वर्ड्स आते हैं विच इज़ equal and equitable. Equal means same. Equitable means differences allowed है लेकिन limits है. For example, usually सुनने में अच्छा लगता है कि सबके सैलरी इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है. सो मीन्स इसका मतलब ये होता है कि प्यून और एक डायरेक्टर की सैलरी सेम है. यहाँ होता है डिफरेंसेस अलाउड है बट विद इन लिमिट्स. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें इक्विटेबल होती हैं. अब इक्वल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल मेडिकल लीव आपके ग्रेड के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से एंड आपकी जेंडर के हिसाब से आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ को सेम मिलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसे मटर्निटी लीव मिलता है. सिमिलरली अगर मेल एम्प्लॉय से पटर्निटी लीव मिलता है. सिमिलरली जो मेडिकल लीव है वो सबके लिए ऑलमोस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ग्रेड सेम होता है. So this is principle of equity. This is the most simplest principle among all. Next principle is stability of tenure of personnel. Here personal means जो भी आपका जो वर्कफोर्स होता है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उसे पर्सनल कहते हैं. इसलिए कई बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पर्सनल मैनेजमेंट ही बोला जाता है. ट्रेडिशनली बोला जाता था, स्पेशली नाउ इट्स नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स कि कितनी ज़्यादा टर्मिनेशन हो रही है. मीन्स एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या है, कितने लोग आपके एम्प्लॉयज़ को एक साल में छोड़कर जा रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों को टर्मिनेट मीन्स निकाला जा रहा है. अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ निकाले जा रहे हैं, ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं तो सुनने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि आपके पास ज़्यादा वर्कफोर्स आएगी. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब नई वर्कफोर्स आती है वो आपके लिए एसेट नहीं होती, वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है. उसे ट्रेन करके, उसे सिखाकर आप उसे एसेट बनाते. सो जब वो आपके लिए काम करना शुरू करती है, एसेट शुरू करती है आपके लिए काम करना, तो मे बी वो छोड़ के चली जाती है, अपनी एम्प्लॉयमेंट स्विच कर लेती है, किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेती है जो उसे बेटर ऑफर देते हैं. सो इट्स अ लॉस फॉर द कंपनी. इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे बॉन्ड साइन कराती है कि आपको 3 साल काम करना है, 5 साल काम करना है. सो इट इज़ प्रॉफिटेबल ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ट्रांसफ़र एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना हो रहा है, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो क्या है. और यूजुअली एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा. बिल्कुल भी हो कम हो ये अच्छी बात नहीं है. वाई? बिकॉज आपके फ्रेश आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, और कई बार इससे लेजीनेस आ जाती है. फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रेफर करते. द रीज़न इज़ कि वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग लेजी हो जाते हैं अपना काम करने के लिए. नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. सी जॉब सिक्योरिटी ऑन वन हैंड बहुत अच्छी चीज़ है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेटिस्फैक्शन, आप सिक्योर्ड हो कि जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी आप यहाँ सिक्योर्ड हो. वैसे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको पता है कि आपकी जॉब है, आपका लाइवलीहुड चलेगा, तो आप सेटिस्फाइड होते हैं. जब आप मेंटली फ्री होते हो तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट इज़ कि जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे एफिशिएंट बनाने में, उसको स्पेशलाइज करने में, उसे ट्रेनिंग देने में काफ़ी रिसोर्सेज खर्च होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और टाइम भी लगता है. सो अगर स्टेबिलिटी होगी ना तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी. इट मीन्स एम्प्लॉय आपके लिए एसेट बनेगा, वो आपको कंट्रीब्यूट करके देगा. इट विल प्रोवाइड समथिंग गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, आप कुछ चीज इनिशिएट करते हो, आप लेकर आते हो ऑन द टेबल, ऑन द बोर्ड। सो सिमिलरली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, योर आइडियाज आर वेलकम। सो फेउल सजेस्ट दैट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो जो भी एम्प्लॉयज है उनके आइडियाज को वेलकम करना चाहिए। उनके आइडियाज अगर अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सो इनिशिएटिव मीन्स टॉकिंग आउट प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, कि आप प्लान बनाते हो एंड एट द सेम टाइम जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज के प्लान को लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में भी अगर टीचर्स आपके सजेशंस लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपको बेटर फील होता है, आपको अच्छा फील होता है, आपको सेटिस्फैक्शन होता है, आप मोटिवेटेड होते हो और ज्यादा काम करने के लिए। वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, दैट एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने प्लान्स को लेकर आए, वेलकम, और उनके प्लान्स को वेलकम हो, एंड दिस डेवलप अ सेंस ऑफ पॉजिटिव एटमोसफेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि सपोज सारे एम्प्लॉयज अपने अपने प्लान्स लेकर आते हैं, अब सबके प्लान्स तो फॉलो नहीं हो सकते, तो एम्प्लॉयज को भी ये ध्यान में रखना है कि अगर उनका प्लान कभी वो प्लान वेलकम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी वो प्लान इम्प्लीमेंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, और सारे एम्प्लॉयज के प्लान तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आपके अंदर सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आए या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए निगेटिव हो जाओ, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि सबके प्लान्स इम्प्लीमेंट हो। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके प्लान्स वेलकम होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसे वेलकम करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, पर कभी ये हो सकता है कि सपोज वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो प्लान इम्प्लीमेंट हो, तो उस टाइम आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, इट मीन्स यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। इसलिए कोई भी एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। सपोज आपने कुछ सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ा अबाउट एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, तो आप क्या बोलते हो, रेलवे ऐसी। इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से बनता है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी कैसी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ देयर एम्प्लॉयज आर, हाउ देयर वर्क कल्चर इज। सो कहीं पर भी जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, दे शुड कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रादर देन बीइंग इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह ग्रुपिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एज एन एम्प्लॉय आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी चीज करनी है टीम करनी है, टीम वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टीम होता है, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय शुड कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम। आप एक टीम का एक छोटा सा पार्ट हो, आप अपना बेस्ट करते हो कलेक्टिवली, टीम अपना बेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो फोकस है वो टीम पे जाता है, टीम वर्क बूस्ट करती है, और इससे अल्टीमेटली अगर हर एक डिपार्टमेंट, हर एक टीम अपना काम बेस्ट करती है, इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। So here we completed all the 14 principles of management given by Henry Fayol, which he is also known as father of management principles. अब next video में we'll be discussing some of the scientific principles of management.